हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोटक स्टॉक शाला। मैं हूं देवांशी आशर। 2 दिन पहले मेरा एक दोस्त बैंक गया और उसने कहा कि मुझे 3 करोड़ का होम लोन चाहिए। ये रहा मेरा इनकम स्टेटमेंट और ये रहे मेरे बाकी के डॉक्यूमेंट्स। हर महीने मेरे खाते में 80,000 रुपये की सैलरी क्रेडिट हो जाती है। बैंक ने बहुत ही प्यार से उसकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। रीज़न बीइंग कि बैंक ने देखा कि उसकी जो इनकम है वो इतनी कम है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट तो बहुत ही दूर की बात है, लोन पर जो इंटरेस्ट अमाउंट है उससे ही मुश्किल से पे कर पाएगा। सिमिलरली जब हम कंपनीज को इवैल्यूएट करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि कंपनी का जो डेट रीपेमेंट कैपेसिटी है वो कितनी है। क्या कंपनी उतने प्रॉफिट्स कमा रही है जिससे वो रेगुलरली इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर सके। अगले साल इन केस प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं कंपनी के, तो क्या कंपनी के पास उतना कुशन है टू रीपे द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन या उसका इंटरेस्ट। तो बेसिकली इसे चेक करने का मेट्रिक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक तरह का सॉल्वेंसी रेशियो है जो बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट से कितनी बार इंटरेस्ट एक्सपेंस को कवर कर सकती है। और ये रेशियो कंपनी के आउटस्टैंडिंग डेट पे इंटरेस्ट को पे करने की एबिलिटी को दिखाता है। और ये रेशियो को ज़्यादातर जो कंपनी के लेंडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड कि कंपनी को लेंड करना कितना रिस्की है। बाय द वे, इस रेशियो को हम टाइम्स इंटरेस्ट अर्न भी कहते हैं और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू एबिटा डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। एबिटा स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और ये दोनों जो वैल्यूज हैं, एबिटा एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस, हमें कंपनी के P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाती हैं। कई सारे एनालिस्ट इसका दूसरा वेरिएशन भी यूज करते हैं, विच इज एबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो एबिटा की जगह वो एबिट को यूज करते हैं, लेकिन एबिटा को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। इसीलिए इनका जो एक्चुअल कैश आउटफ्लो है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो यूजुअली एबिटा देखते हैं, लेकिन थोड़े ज़्यादा कंजर्वेटिव या स्ट्रिक्ट अप्रोच के लिए एनालिस्ट एबिट को भी कंसिडर करते हैं। अब एबिटा हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाएगा एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस भी। क्विकली एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बजाज ऑटो का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहा, इसमें सबसे पहले एबिटा इज 8,825 करोड़ एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस इसका बहुत ही कम है, 54 करोड़ का। तो बजाज ऑटो का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बनता है 163 टाइम्स, विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि दिस मीन्स कि हर 1 रुपए के इंटरेस्ट के सामने कंपनी 163 रुपीज़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो जनरली हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटर इट इज। अब कितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को अच्छा माना जाता है ये समझते हैं। तो अगेन इंडस्ट्री पर ये डिपेंड करेगा। अगर किसी कंपनी में काफ़ी हैवी कैपेक्स की ज़रूरत है तो 3 से ऊपर का भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम अच्छा मानते हैं। दूसरा, अगर कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो कंसिस्टेंट है, एबिटा या ऑपरेशनल प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली आए जा रहे हैं, तो 2 का मिनिमम जो रेशियो होता है वो भी एक्सेप्टेबल माना जाता है। लेकिन 1.5 या 1 के नीचे का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज डेफिनेटली अ रेड फ्लैग, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि कंपनी सिर्फ उतने ही प्रॉफिट्स अर्न कर रही है जितना उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। सो दिस इज रिस्की, क्योंकि मान लीजिए अगर अगले साल कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं तो कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस या फिर जो इंटरेस्ट है उसे रीपे नहीं कर पाएगी। और मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए नेक्स्ट क्वार्टर से, उस केस में भी इंटरेस्ट पे करना कंपनी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। And that's the reason higher interest coverage ratio is always considered to be safe. Lastly, coming to the limitations of this ratio. सबसे पहले तो इंडस्ट्री डिफरेंट होती है, सेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हर सेक्टर के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी वेरी करता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री के डेट लेवल्स और उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो अलग होते हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस के लिए 3 का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसे हम अच्छा मानते हैं, जबकि अगर सर्विस इंडस्ट्री में 3 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है देन इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड, क्योंकि उनके ऑपरेशनल प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली इस रेशियो का एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि आप अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज को डायरेक्टली इसके थ्रू कंपेयर नहीं कर सकते। सेकेंड लिमिटेशन इज कि इसमें प्रिंसिपल पेमेंट को कंसिडर नहीं किया जाता है, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट को कंसिडर किया जाता है।
तो पॉसिबल है कि वो कंपनी इंटरेस्ट का तो रीपेमेंट कर पा रही है, उसकी एबिलिटी है, लेकिन ओवरऑल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो काफ़ी हाई है। तो उस चीज़ में या उस केस में हमें ओवरऑल डेट को देखना ज़रूरी है। सो बेसिकली हम सिर्फ इस रेशियो के बेसिस पर कंपनी को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, हमें इसके साथ बाकी जो लेवरेज रेशियो है उन्हें भी देखना ज़रूरी है, तभी हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलेगा उस कंपनी का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले चैप्टर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद कोटक स्टॉकशाला। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.